इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष की जीवन यात्रा को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने अपने समय के सबसे विशाल और ताकतवर साम्राज्यों को खुली चुनौती दी। और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, बल्कि एक संप्रभु और बेहद प्रगतिशील राज्य की नींव भी रखी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब शून्य से एक पूरे साम्राज्य के निर्माण को बारीकी से समझने के लिए हम इस ऐतिहासिक यात्रा को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे स्वराज्य की नींव और उनके प्रारंभिक जीवन की, फिर आदिल शाही के साथ हुए ऐतिहासिक संघर्ष की, इसके बाद मुगल साम्राज्य को दी गई चुनौती, संप्रभुता और राज्याभिषेक, गनीमी कावा और उनका प्रशासन, और आखिर में महाराज की विरासत और उसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है स्वराज्य की नींव और प्रारंभिक जीवन। देखिए, 17वीं सदी के दक्कन की स्थिति काफी उलझी हुई थी। ये पूरा इलाका राजनीतिक रूप से बटा हुआ था और अलग अलग इस्लामी सल्तनतों के अधीन था। और ठीक यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1630 में शिवनेरी किले में जन्म और फिर 1636 में जागीर संभालने के लिए जीजाबाई का पुणे आना। लेकिन जो बात सच में हैरान करती है वो है 1646 में महज 16 वर्ष की आयु में तोड़ा किले पर कब्जा करना। मतलब उस उम्र में इतनी बड़ी जीत कोई छोटी बात नहीं थी। अपनी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में उन्होंने ना सिर्फ ये किला जीता, बल्कि वहां मिले खजाने का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया कि 1647 में राजगढ़ के रूप में अपनी पहली राजधानी भी खड़ी कर दी। ये स्वराज की एक अभूतपूर्व शुरुआत थी। अब आते हैं दूसरे चरण पर, आदिल शाही के साथ उनका ऐतिहासिक संघर्ष। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उनका प्रभाव और ताकत बढ़ रही थी, शक्तिशाली बीजापुर सल्तनत की नज़र उन पर पड़ना और एक बड़ा ऐतिहासिक टकराव होना तो तय ही था। यहाँ युद्ध की दो बिल्कुल अलग रणनीतियों का आमना सामना होता है। एक तरफ थी आदिल शाही सेना, जो अपनी विशाल फौज, भारी भरकम हथियारों और पाश्विक बल पर निर्भर थी, और दूसरी तरफ थी शिवाजी महाराज की सेना। जब 1659 में अफजल खान को भेजा गया तो महाराज ने ताकत का जवाब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि गहरी भौगोलिक समझ और एक बेहद फुर्तीली सरप्राइज रणनीति से दिया। प्रतापगढ़ में उन्होंने जो चतुराई दिखाई वो आज भी एक मास्टर क्लास है। इसी प्रतापगढ़ में अफजल खान के साथ एक बहुत ही तनावपूर्ण और कथित तौर पर शांतिपूर्ण मुलाकात होनी थी, लेकिन महाराज पहले से सतर्क थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे गुप्त कवच और हाथ में वाघ नख यानी टाइगर क्लॉज पहन रखे थे। जैसे ही अफजल खान ने धोखे से वार किया, महाराज ने उसी वागनक से उसे ढेर कर दिया। उसी वक्त खान के साथी बड़ा सैयद ने हमला किया, जिसे वफादार अंगरक्षक जीवा महाला ने अपनी फुर्तीली तलवार से बीच में ही रोक लिया। और जानते हैं, यहीं से वो मशहूर कहावत बनी, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी जीवा था इसलिए शिवा बचे। अब जरा इस नंबर 300 को देखिए। ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में अदम्य साहस की एक जीजागती मिसाल है। प्रतापगढ़ की घटना के ठीक 1 साल बाद, जब महाराज पन्हाला किले की घेराबंदी से बचकर निकल रहे थे, तब वीर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और उनके मात्र 300 सैनिकों ने पावनखिंड में दुश्मन की विशाल सेना को रोक कर रखा। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि उनके राजा सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच सकें। क्या अद्भुत निष्ठा थी। चलिए अब आगे बढ़ते हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मुगल साम्राज्य को चुनौती। अब तक ये जो क्षेत्रीय संघर्ष था वो एक बहुत बड़े भू राजनीतिक खेल में बदल चुका था। अब सीधी टक्कर औरंगजेब के नेतृत्व वाले विशाल मुगल साम्राज्य से थी। अप्रैल 1663 की उस रात को भला कौन भूल सकता है। पुणे के लाल महल में मुगल सेनापति शाइस्ता खान डेरा डाले बैठा था। उसे वहां से खदेड़ने के लिए एक बेहद साहसिक, मानो किसी फिल्म जैसा गुप्त हमला प्लान किया गया। 400 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में सीधे खान के शयन कक्ष में घुसकर हमला हुआ। नतीजा ये हुआ कि खान को अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी और मुगल सेना को भारी अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए, कूटनीति में हमेशा सिर्फ आक्रामक होना ही काफी नहीं होता। 1665 में जब मुगल सेनापति जय सिंह ने भारी दबाव बनाया तो महाराज ने एक बेहद रणनीतिक कदम उठाते हुए पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए और 4 लाख सोने के होड़ का मुआवजा भी देना पड़ा, जबकि अपने पास सिर्फ 12 किले रखे। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि समय हासिल करने और अपने मुख्य राज्य को सुरक्षित रखने की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत की नींव रखता है।
और उनकी इसी चतुराई का सबसे बड़ा प्रमाण हमें 1666 में मिलता है, जब उन्हें आगरा में नज़रबंद किया गया तो वहां से उनके बच निकलने की कहानी सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पहले एक गंभीर बीमारी का नाटक किया गया, फिर दान के नाम पर मिठाइयों की भारी टोकरियां बाहर भेजी जाने लगी। जब पहरेदार रोज रोज की चेकिंग से ऊब कर लापरवाह हो गए तो एक दिन महाराज उन्हीं टोकरियों में छिपकर मुगलों के नाक के नीचे से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल गए। इतिहास के सबसे चतुर किस्सों में से एक है ये। तो अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, संप्रभुता और राज्याभिषेक। आगरा से लौटने के बाद महाराज ने बड़ी तेजी से अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीता। अब एक ऐसी निर्विवाद और कानूनी सत्ता स्थापित करने का समय आ गया था जिसे पूरी दुनिया मान्यता दे। वैसे उनके स्वराज्य का विजन तो बहुत पहले ही उनकी इस संस्कृत राजमुद्रा में दिख गया था। इस राजमुद्रा का अर्थ बहुत ही गहरा है। शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मुद्रा प्रतिपदा के चांद की तरह बढ़ती जाएगी और पूरे विश्व द्वारा वंदनीय होगी। ये महज एक मोहर नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र और संप्रभु भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसी ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। और ध्यान दीजिए, ये कोई दिखावा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक जरूरत थी। इसके बिना कानूनी तौर पर संधियां करना या शासन चलाना मुमकिन नहीं था। इसके जरिए बंटे हुए मराठा सरदारों को एकजुट किया गया और विद्वान गागा भट्ट की मदद से क्षत्रिय वंश का प्रमाण देकर सभी विवादों को शांत किया गया। इस तरह दक्कन को आधिकारिक तौर पर अपना एक संप्रभु हिंदू शासक मिला। हमारा 5वां पॉइंट है गनीमी कावा और प्रशासन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक शानदार रणनीतिकार योद्धा एक बेहद प्रगतिशील राजनेता में बदल जाता है। यह विकास सच में ऐतिहासिक है। जब आप विशाल साम्राज्यों से घिरे हों तो आप उनके तरीके से जंग नहीं जीत सकते। इसलिए महाराज ने गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध की एक बेहद अनुशासित शैली को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। उन्होंने सह्याद्री पहाड़ों की गहरी समझ, अपनी सेना की अविश्वसनीय गति और अचानक हमले करने की क्षमता का ऐसा इस्तेमाल किया कि महाराष्ट्र के ये ऊबड़-खाबड़ इलाके ही उनका सबसे बड़ा और अचूक हथियार बन गए। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और अगर प्रशासन की बात करें तो वो अपने समय से सदियों आगे थे। राजकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान बनाई, फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया और राज्य व्यवहार कोष का निर्माण करवाया। सबसे अचरज वाली और प्रगतिशील बात यह थी कि उनकी सेना पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थी। योग्यता के आधार पर नौसेना में मुसलमानों को भी ऊंचे पद दिए गए थे। उन्होंने निष्पक्ष धार्मिक नीतियां अपनाई और हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया। 17वीं सदी में ऐसा विजन होना वाकई अद्भुत है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, महाराज की विरासत और विस्तार। कहते हैं ना, किसी महान जीवन का असली मूल्यांकन इस बात से होता है कि वो अपने पीछे क्या व्यापक प्रभाव छोड़ गया। अप्रैल 1680 में महज 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। ये स्वराज्य के लिए एक बेहद गंभीर क्षण था। उनके जाने के बाद उनके पुत्रों संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार को लेकर एक जटिल संघर्ष शुरू हो गया, जिसने राज्य के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी। लेकिन स्वराज्य की जो चिंगारी महाराज सुलगा गए थे, उसे कोई आसानी से बुझा नहीं सका। 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज को शहीद कर दिया। औरंगजेब ने दक्कन में पूरे 27 साल तक एक लंबा अभियान चलाया, पर मराठों ने हार नहीं मानी और कड़ा प्रतिरोध किया। 1707 में शाहू महाराज के शासन के साथ हालात बदलने लगे और अंततः 1758 आते आते मराठा साम्राज्य दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में पेशावर तक एक विशाल अखिल भारतीय शक्ति बन गया। उसी एक नींव पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। तो ये पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, 1600 के दशक में यानी 17वीं सदी में एक अकेले व्यक्ति द्वारा रखी गई वो संरचनात्मक, सैन्य और सांस्कृतिक नींव आज भी आधुनिक भारत की भू राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को किस तरह से सक्रिय रूप से प्रेरित कर रही है। इतिहास महज बीता हुआ कल नहीं है, ये आज भी हमारे वजूद का हिस्सा है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इतिहास को इसी तरह गहराई से समझते रहिए।